जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन, जैसा पिए पानी वैसी रहे वाणी। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि आप जैसा अन्न ग्रहण करते हैं वैसे ही विचार आपके मन में आने लगते हैं, और आप जैसा पानी पीते हैं वैसे ही आपकी वाणी यानी कि आपकी भाषा बनने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप एक संतुलित आहार लें ताकि आपके एक सफल व्यक्तित्व का निर्माण हो सके, क्योंकि हमारा शरीर प्रत्येक चीज़ को आत्मसात करता है। भारतीय प्राचीन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है आयुर्वेद, और साथ में आयुर्वेद का कहना है कि आपके द्वारा की गई प्रत्येक गतिविधि का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। आप कितने स्वस्थ हैं और भविष्य में कितने स्वस्थ रहेंगे, यह सब कुछ आपके खान पान और आपकी सोच पर निर्भर करता है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा कहा गया है कि आप संतुलित आहार लें और अपनी सोच सकारात्मक रखें। तो इसी प्यारी सी सोच के साथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत और साथ में अभिनंदन धरती धोरारी कार्यक्रम में। स्वीकार करें कुलदीप का नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एक स्वस्थ शरीर के निर्माण के लिए और एक सफल व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आपके खान पान और आपकी सोच, इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान आपके जीवन में होता है। और आयुर्वेद का स्वास्थ्य के अनुसार कहना है, यदि आपका खान पान गलत है तो आपको किसी दवा की आवश्यकता नहीं है, और यदि आपका खान पान सही है तो भी आपको किसी दवा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका शरीर अगर फिट है तो आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करते हैं। और ये दुनिया बहुत हसीन है और ये दुनिया बहुत अच्छी है। इस दुनिया में ढेर सारे बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखने के लिए आपकी आंखों का बहुत सही होना आवश्यक होता है। तो लीजिए, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी महान शख्सियत से कराते हैं जो आयुर्वेदिक नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो लीजिए हम आपकी मुलाकात कराते हैं आयुर्वेदिक नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से। सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और साथ में अभिनंदन। बहुत बहुत नमस्कार। इस प्रोग्राम के, इस चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जैसे कि भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार मैं उनका अभिनंदन करूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कुलदीप जी, आपका विशेष धन्यवाद, आपने आज मेरे को इस कार्यक्रम में बुलाया। सर, आपका एक बार पुनः धन्यवाद। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही कि सर भारतीय सभ्यता और साथ में संस्कृति सर संपूर्ण विश्व का कल्याण की मंगल कामना करती है और साथ में सदैव करती रहेगी। तो सर, अब हम हमारी बातचीत का सिलसिला प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे। मैं मूलतः हरियाणा का निवासी हूँ और हरियाणा की एक ज़िला जींद के अंदर मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी एक गवर्नमेंट अधिकारी रहे हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, मेरी माता गृहिणी हैं, और हमारे परिवार में माता पिता के अलावा मेरे दादा दादी रहते थे और हम 5 भाई बहन थे। तो पांचों भाई बहनों की जो शुरुआती शिक्षा और वो जो समय था जी, तो बड़ा थोड़ा एक कुछ हद तक थोड़ा अभाव की स्थिति में गुजरा, कि एक बैलेंसिंग तरीके से गुजरा, क्योंकि एक गवर्नमेंट सर्विस, छोटी सी एक नौकरी के सहारे सभी की शिक्षा, सारी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते करते वहाँ से जब यात्रा शुरू हुई तो बढ़ते बढ़ते आज आलम ऐसा रहा, हमारे पिताजी, उनका मेहनत और हमारी माताजी का जो त्याग और तपस्या थी कि हम 5 भाई बहन आज अच्छे मुकाम पर हैं। और मेरी 4 बहनें जो हैं वो सब पोस्ट ग्रेजुएट हैं और कुछ गवर्नमेंट विभाग में और कुछ प्राइवेट सेक्टर के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। उनमें से कुछ लेक्चरर्स हैं, कुछ स्कूल टीचर्स हैं। क्या बात है सर, यानी कि जो सर माता पिता की सीख थी और साथ में जो उनकी परवरिश थी उसने एक सर बहुत अच्छा रूप लिया और आप सभी लोग आज अपने अपने मुकाम के अंदर बहुत एस्टेब्लिश लोग हैं। सर, अब तक के सफ़र को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं जब छोटा था तो बचपन से ही सोचता था कि मुझे चिकित्सक बनना है, चिकित्सा विज्ञान में जाना है, डॉक्टर अपने नाम के आगे मुझे लगाना है। अच्छा। ये मैं बहुत छोटे से सोचता था और आज भी ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर का मतलब होता है MBBS डॉक्टर। मेरी भी इच्छा वही थी। ऑल इंडिया PMT का एग्ज़ाम उन दिनों में हुआ करता था। ये 98 की मैं बात बता रहा हूँ, जब मैंने +2 पास की थी, 12वीं की परीक्षा। उसके बाद मैंने 1 साल ड्रॉप भी किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहें या नियति का चयन कहें कि मेरा MBBS में सिलेक्शन नहीं हुआ। उन्हीं दिनों में आयुर्वेद का एक अलग से एग्ज़ाम होता था। आज तो वो सम्मिलित परीक्षा होती है, लेकिन उन दिनों में आयुर्वेद का एक अलग से एग्ज़ाम होता था। और नियति का ही भाव देखें कि जहाँ MBBS में मेरा वेटिंग लिस्ट में भी नंबर नहीं था, आयुर्वेद की परीक्षा में मैं पूरे स्टेट में टॉपर था। तो शायद मैंने आयुर्वेद को चुना, मैं ऐसा कम मानता हूँ। आयुर्वेद ने मुझे चुना और उसमें नियति का बहुत बड़ा रोल रहा होगा, मेरा ऐसा मानना है। और BAMS की परीक्षा मैंने श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज, जो आज यूनिवर्सिटी बन चुकी है, पहली भारत की आयुष यूनिवर्सिटी वो बनी है कुरुक्षेत्र हरियाणा में, मैंने वहाँ से अपनी आयुर्वेद की मूल पढ़ाई की। और उसके बाद मैं अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके लिए, स्पेशलाइजेशन के लिए मैं केरल में गया था।
तो वहाँ से मैंने अपनी सारी शिक्षा पूर्ण की, आयुर्वेदिक नेत्र विशेषज्ञता हासिल की और फिर अलग अलग पड़ावों में काम करते करते समाज में जो अपना योगदान दे सकता हूँ अपने पुरुषार्थ के माध्यम से, आज आपके सामने इस रूप में उपस्थित हूँ। क्या बात है सर, यानी आपका अब तक का सफ़र काफ़ी बहुत अच्छा रहा और साथ में बहुत सारे पड़ाव आए। सर, जब आपने आयुर्वेदिक की डिग्री कंप्लीट की और साथ में स्पेशली आप आयुर्वेदिक नेत्र रोग विशेषज्ञ बने, तो सर आयुर्वेदिक नेत्र रोग विशेषज्ञ बनने के पीछे कोई खास वजह, कोई मकसद, या कि हाँ चलिए भाई अपने को नेत्र रोग विशेषज्ञ बनना है? देखिए, जब ये पीजी डिप्लोमा का हमारा एंट्रेंस एग्जाम हो रहा था, वो भारत सरकार की एक पॉलिसी है, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ एक संस्था है, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर। तो वो एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करते हैं हर साल, और शायद उस साल भी जब एग्जाम कंडक्ट किया था तो उन्होंने जो सेंटर सेलेक्ट किए थे उनकी स्पेशलिटी मेंशन नहीं थी। अब वो क्यों था वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे दिमाग में ये तय था कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए केरल में जाना है, और आयुर्वेद में सुपर स्पेशलिटी या विशेषज्ञता का चलन उन दिनों में बहुत नाम मात्र का था, सीमित संस्थाएं ही आयुर्वेद में विशेषज्ञता कराती थी। तो मुझे सिर्फ इतना आग्रह था कि मुझे क्लिनिकल प्रैक्टिस में आयुर्वेद में विशेषज्ञता हासिल करनी है अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में। और उन दिनों पर, आज भी इवन मतलब ऐसा माना जाता है और हम देखते हैं, बट उन दिनों में तो विशेष रूप में केरल में ही वो ऐसे बड़े आयुर्वेद के हॉस्पिटल्स थे जहाँ पर बहुत सारे पेशेंट्स का जटिल रोगों की चिकित्सा आयुर्वेद के माध्यम से की जाती थी। तो मेरे दिमाग में क्लियर था कि अपनी विशेषज्ञता की ट्रेनिंग करने के लिए मुझे केरल ही जाना है। तो उन दिनों में 5 इंस्टीट्यूट्स थे, 5 गुरुओं के नाम थे। मैंने बदमाशी से कहें या चालाकी से कहें या अपने जिद से कहें, मैंने उसमें सिलेक्शन दे दिया। नंबर 1 चॉइस केरल, नंबर 2 चॉइस केरल, नंबर 3 चॉइस केरल, नंबर 4 केरल, नंबर 5 केरल। यानी कि मैंने भारत सरकार के साथ ये गुस्ताखी करने की कोशिश की कि अगर मेरा सिलेक्शन कहीं भी हो तो मुझे सिर्फ और सिर्फ केरल में भेजा जाए, अन्यथा कहीं भी ना भेजा जाए। बाकी 4 को मैंने डे 1 पे ही एक प्रकार से खारिज कर दिया था, जो नॉर्थ इंडिया के कुछ इंस्टीट्यूट्स थे। तो जब वहाँ भी मेरा इत्तेफाक से सिलेक्शन हो गया, और जब मैं अपने इंटरव्यू के लिए गया, वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है, तो मुझे पता चला कि केरल में जिस संस्थान में मेरा चयन हुआ है वो नेत्र आई हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक आई हॉस्पिटल है। क्या बात है। तो वहाँ जाकर मुझे बड़ा शौक लगा कि ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि आयुर्वेद में भी कोई नेत्र विशेषज्ञता होती है। एक आयुर्वेद का स्नातक होने के बावजूद भी मैं इस बात से अनभिज्ञ था, और पहली बार आयुर्वेदिक नेत्र विशेषज्ञता के साथ मेरा वहाँ पाला पड़ा, आमना सामना हुआ। मैंने वहाँ के जो डायरेक्टर थे हमारे राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के, उनसे बड़ी विनती की, मिन्नतें की कि साहब मुझे नेत्र विशेषज्ञता में नहीं जाना, आप खुद समझते हैं नेत्र विशेषज्ञता का कोई स्कोप नहीं है, आप मुझे कहीं भी भेज दें। लेकिन वही बात फिर कि नेत्र विशेषज्ञता ने मुझे चुना, मैंने नेत्र विशेषज्ञता को नहीं चुना था। उन्होंने मेरा आग्रह अस्वीकार किया और मुझे केरल जाने के लिए बाध्य किया। मेरे पास 2 ही चॉइस थी, या तो मैं केरल जाऊँ अपनी विशेषज्ञता को पूरा करूँ, या फिर मैं उस कोर्स को क्विट कर दूँ। तो मेरे एक मार्गदर्शक थे, हमारे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे सलाह दी कि क्विट करने की बजाय पहले जाओ, देखो क्या हो रहा है, कैसी चीज़ें हैं, समझ में आए तो कंटिन्यू करना, कोर्स ज्वाइन करना, नहीं तो वापस आ जाना। यानी कि वहाँ पे जाने के बाद ही पता लगेगा कैसा माहौल है। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये वहाँ पर जाने के बाद ही पता चलेगा। तो मुझे आज भी याद है 2005 में अगस्त का महीना था, मैं जब केरल में पहुँचा और वहाँ जाके मेरा पहला कदम जब पड़ा, तो एक 250-300 बेड का आयुर्वेदिक आई हॉस्पिटल। तो ऐसा मेरी कल्पना से बाहर था कि इतना बड़ा संस्थान भी एक पर्टिकुलर स्पेशलिटी में आयुर्वेद में काम कर रहा होगा और उसमें इतना बड़ा पोटेंशियल और स्कोप हो सकता है। तो मैंने अभाव के सिद्धांत को समझा कि हम अपने जीवन के अंदर, हर व्यक्ति, 140 करोड़ आबादी की अगर मैं बात करूं, अपने जीवन के अंदर किसी न किसी क्षण में हम नेत्र विशेषज्ञ के पास जाते ही जाते हैं। बिल्कुल संभव जरूरी नहीं है कि हम किसी पेट के रोगी के डॉक्टर के पास जाएं, जरूरी नहीं है कि हमें हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाना पड़े, चमड़ी वाले रोगी के पास जाना पड़े, या दिल वाले रोगी के पास जाना पड़े। लेकिन ये तय है कि जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में 99.99%, अव्वल तो 100%, या तो चश्मे के नंबर को लेकर, या सीजनल आई फ्लू को लेकर के, या उम्र के हिसाब से मोतियाबिंद की शिकायत जो आती है, एजिंग का प्रोसेस है, किसी न किसी वजह से हमें नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना ही जाना पड़ता है। तो मैंने अपने दिमाग में जब उस सिद्धांत को समझा कि स्कोप कितना बड़ा है, स्कोप बहुत बड़ा है, काम करने वाले लोग कम हैं, पोटेंशियल मैंने वहाँ देखा, समझा, जाना कि ये तो वाकई में बहुत इफेक्टिव है और आयुर्वेद का एक अनएक्सप्लोर्ड फील्ड है। तो मैंने वहाँ पर रहकर उस विशेषज्ञता को सीखने समझने का निर्णय लिया और अपने जीवन में अपनाने का फैसला किया। यानी कि अगर कहा जाए तो जो नियति चाहती थी, आपने फिर उससे लड़ना बंद करके आपने उसी राह को अपनाना शुरू किया और साथ में आप आगे बढ़ते गए और एक बहुत शानदार मुकाम आपने आपके जीवन में हासिल किया। बिल्कुल, आपका कहना ठीक है। मैंने नियति से संघर्ष करना छोड़ करके उसको आत्मसात किया
और वहाँ जो मेरा पहला सबक था, दृष्टिम च नष्टा विविधम जायत च जगत तमोमयम एक रूपम, यह आयुर्वेद का एक कोटेशन है। यानी कि दृष्टि के नष्ट हो जाने पर पूर्ण संसार समस्त भौतिक सुख सुविधाओं के होने के बावजूद भी जीवन में अंधकार से भरा होता है। तो ये पहली लाइन दूसरे तीसरे दिन ही मुझे वहाँ हमारी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखने और सुनने को मिली थी। तो जो मैं अभी तक, क्योंकि विशेषज्ञता का भाव था, तो वो विशेषज्ञता के जो सब्जेक्ट पढ़े तो उसने मेरे दिमाग पे एक छाप छोड़ दी जो आज भी अमिट है कि अगर दृष्टि नहीं है तो जीवन में कितनी भी सुख सुविधाएं हमारे पास हों उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। और ऐसे कितने ही लोग हैं, जबकि मैंने इस पोटेंशियल को समझा कि जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाएगा। इसका अर्थ आंखों की बीमारियां बहुत सारी हैं और उनको किसी न किसी स्वरूप में अगर हम नेचुरल ट्रीटमेंट आयुर्वेद के माध्यम से परमानेंट ट्रीटमेंट के रूप में दे सकते हैं तो ये कंट्रीब्यूशन समाज के लिए बहुत बड़ा होगा। सर, जैसा आपने अभी बताया कि मतलब ढेर सारी बीमारियां होती है जो कि आंखों के अंदर कभी ना कभी किसी ना किसी को होती है, और साथ में इस वक्त मौसम चल रहा है बारिश का मौसम, और एक बड़ी सहज और एक अमूमन बीमारी होती है आम, जिसे कहते हैं आई फ्लू, यानी कि आंखों का आना। तो इसका इलाज क्या आयुर्वेद के अंदर बहुत अच्छा तरीका है या इंसान को एलोपैथी ट्रीटमेंट लेना चाहिए? देखिए, बदलते मौसम के साथ स्पेशली बारिश के मौसम में जो वायरल कंजंक्टिवाइटिस का प्रकोप बढ़ता है, ये एक प्रकार का वायरस है जो बदलते मौसम के समय कई तरह से सक्रिय, अलग अलग वायरसेस हैं जो सक्रिय हो जाते हैं। तो वायरस का इन्फेक्शन आंख में होने का एक प्रकार से वायरल इन्फेक्शन ही है, चाहे वायरल बुखार हो, वायरल आंखों में इम्पैक्ट हो, कोविड भी एक वायरस ही था। उसी तरह से इससे बचाव ही एकमात्र उपाय है। अगर वायरस बॉडी में आ जाएगा और आई फ्लू अगर होगा तो उसके जो 3 या 5 दिन का जो साइकिल है वायरस का, उसको पूरा करने तक वो अपने सिम्टम्स को हमारे शरीर को झेलना पड़ेगा। लेकिन सिम्टम्स बहुत एग्रेसिव ना हो, बहुत ज़्यादा हमें परेशान ना करें, कम लक्षणों के साथ वायरस अपना साइकिल पूरा कर जाए। उसके लिए आयुर्वेद में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए मेडिसिन हैं, सिम्टम्स को कम करने के लिए मेडिसिन हैं, और बचाव के भी तरीके हैं। जैसे समय समय पर हम हाथ धोएं, कहीं भी हाथ को टच करके अगर हम चेहरे पे लगाएंगे तो इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस हैं, जो कोई भी वायरस के स्प्रेड होने के सामान्य कारण बनते हैं। ऐसा ही कारण वायरल कंजंक्टिवाइटिस का भी है। एक होम रेमेडी के रूप में अगर मैं बताऊं कि अगर वायरल इन्फेक्शन हो जाए, आजकल जो चल रहा है, तो एक कटोरी में गर्म पानी लेके उसमें बोरिक पाउडर या फिटकरी, दोनों चीज़ों को थोड़ा सा घोल लीजिए और एक कॉटन के साथ में आंखों की वॉश करके आंखों की सिकाई जब हम करते हैं तो काफ़ी हद तक सिम्टम्स में राहत मिलती है। ये एक प्राथमिक उपचार मात्र है, ये पूर्ण उसका इलाज नहीं है। लेकिन जब शुरुआती लक्षणों में कम सिम्टम्स के साथ किसी रोगी में हो तो इस छोटे से टोटके को अपना करके भी इस आई फ्लू से 1 या 2 दिन में ही निजात पाया जा सकता है। लेकिन अगर लक्षण बहुत एग्रेसिव हो जाएं तो निश्चित रूप से फिर चिकित्सक की सलाह के अनुसार जो दवाइयाँ हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं और इन सिम्टम्स के प्रभाव को कम करती हैं, वही उपचार अपनाना श्रेष्ठ होगा। यानी कि आपका ये कहना है कि आयुर्वेद की जो मतलब प्रारंभिक शुरुआत होती है वो हमारे घर से ही होती है, क्योंकि अक्सर हमारे घर में दादी और साथ में नानी के जो नुस्खे होते हैं वो कहीं ना कहीं आयुर्वेद से जुड़े हुए होते हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जो रसोई थी हमारी, शुरू से ही जो परंपरागत रसोई रही है, उसमें जितने भी हमारे मसाले हैं ये विश्व के अंदर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ही उपलब्ध हैं। साउथ ईस्ट एशिया से मतलब जो भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, वहाँ ही इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव है, क्योंकि आयुर्वेद की उत्पत्ति वहीं से हुई है। चाहे हल्दी हो, लौंग हो, दालचीनी हो, तुलसी हो, अदरक हो, ये सब की सब औषधियाँ हमको सीजनल बीमारियों से बचाती हैं, हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बेहतर करती हैं, किसी न किसी रूप पे हर बॉडी के पार्ट को अफेक्ट करती हैं पॉजिटिव साइड में। चाहे लीवर कहें, हृदय कहें, किडनी कहें, सबको सकारात्मक प्रभाव देती हैं। इसलिए हमारी किचन कम है और एक रसायनशाला या कहें कि एक फार्मेसी ज़्यादा है, जहां हम छोटी मोटी बीमारियों का उपचार तो खुद ही कर सकते हैं और करते आ रहे हैं। सर, जैसा आपने बताया है कि आपका मतलब जन्म और साथ में आपकी जो शिक्षा थी वो हुई हरियाणा इलाके के अंदर, जो अपना राज्य है हरियाणा, वहाँ से फिर आपने सफ़र तय किया केरल तक का, क्योंकि केरल अपने साउथ इंडिया में आता है। जब आप वहाँ पहुँचे तो वहाँ का खान पान, वेशभूषा और साथ में भाषा बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो आपने वहाँ किसी चीज़ को मतलब वहाँ अपने आप को कैसे इन्हेंस किया उसके अंदर, ताकि आप उस माहौल के अंदर ढल सकें? देखिए, एक पुरानी कहावत प्रचलित है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो जब मैं केरल गया तो निश्चित ही एक नॉर्थ से साउथ का ट्रांसफॉर्मेशन था। भाषा भी अलग थी, भोजन भी अलग था, संस्कृति भी मूल रूप में एक ही है, बट जो दिखता है उसमें भिन्नता है। वहाँ के तीज त्योहार, वहाँ की परंपराएं, वहाँ का खान पीन बिल्कुल अलग था। तो मैंने इस गंगा गए गंगादास वाले सिद्धांत को ही अपनाया। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि सर अब जब वहाँ केरल गए तो सर केरल में कौन सी जगह आपने वहाँ पे पढ़ाई की और वहाँ पे आप कहाँ पे रुके? मतलब वो कौन सा इंस्टीट्यूट था या कौन सी जगह थी आपने पढ़ाई? डिस्ट्रिक्ट एर्नाकुलम था वो। डिस्ट्रिक्ट एर्नाकुलम में एक छोटा सा गांव है कूताटुकुलम,
अच्छा। तो कूताटुकुलम में जो संस्थान था, मेरे गुरुजी डॉक्टर एनपीपी नंबूदरी हैं जी। और उनके द्वारा संस्थापित वो जो संस्थान है श्रीधरियम आयुर्वेदिक आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ये एक पर्टिकुलर आयुर्वेद का ही एक हॉस्पिटल है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नामित संस्था है, जहाँ पे पूरे देश भर से आज भी वो परंपरा निरंतर जारी है, जो डॉक्टर सेलेक्ट होकर के वहाँ जाते हैं और अपनी विशेषज्ञता हासिल कर रहे हैं। तो सर अगर ये कहा जाए कि सर इस तरह का एक मतलब पूरा अस्पताल अपने आप में ये इकलौता अस्पताल है पूरे भारतवर्ष के अंदर जो वहाँ पे स्थित है केरल में? प्राइवेट सेक्टर में ये एक इकलौता अस्पताल है। उसके बाद ये फाउंडर हॉस्पिटल है, मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से ऐसा कहूँगा। उसके बाद और भी कई हॉस्पिटल्स बने हैं, कुछ डॉक्टर्स और भी उसके बाद फील्ड में आए और जिन्होंने अपने हॉस्पिटल स्थापित किए और आयुर्वेदिक नेत्र विशेषज्ञता में जो लोग काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत इवोल्यूशन हुआ है। हमारे जो केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की जो संस्थाएं हैं, जो आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं, वहाँ पे भी शालक्य तंत्र नाम से आई का एक अलग से स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है, जहाँ पे आयुर्वेदिक नेत्र विशेषज्ञ तैनात हैं और वो अपने अपने समझ के अनुसार, अपनी विशेषज्ञता के अनुसार लोगों का आयुर्वेदिक आई ट्रीटमेंट करते हैं। जी सर, अक्सर आजकल देखने में आ रहा है जब से सर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई है, ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, ढेर सारे छोटी उम्र के बच्चे घंटों मोबाइल आपके हाथ में लेके बैठे रहते हैं या जो उनका लैपटॉप होता है उसके सामने घंटों अपनी स्टडी करने के लिए बैठे रहते हैं। तो बहुत छोटी सी उम्र के अंदर बहुत छोटे बच्चों के भी चश्मा लग रहा है या उनकी आंखों में दूसरी अन्य बीमारियां हो रही है। तो इस तरह की चीज़ों से निपटने के लिए, इस तरह की बीमारी अगर बाई चांस हो जाती है तो आयुर्वेद में इसका क्या उचित इलाज है? देखिए, बड़ा सही प्रश्न आपने पूछा जो आज के रेलेवेंस में एकदम सटीक है। मैं अपनी प्रैक्टिस में भी देख रहा हूँ जब से कोविड आया है उसके बाद में कि 3-3 साल के बच्चे, 4-4, 5-5 साल के बच्चे उनके पेरेंट्स के साथ जब हमारे ओपीडी में आते हैं और कहते हैं कि इसकी आंखों में ये पूरा दिन ऐसे ऐसे करते रहते हैं, बार बार ब्लिंक कर रहे हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, दूर का देखने में इनको परेशानी आ रही है, टीवी बहुत नज़दीक जाके देख रहे हैं। तो ये सारा दुष्परिणाम हमको ये समझना होगा। जब हम छोटे थे, हिंदी मीडियम में हम पढ़ते थे, तो हमारे को एक प्रस्ताव लिखने को मिलता था, विज्ञान के लाभ हानि। जी। तो टेक्नोलॉजी ने चीज़ों को सुलभ तो कर दिया, लेकिन बैलेंसिंग अप्रोच ना होने की वजह से कई बार उसी का टॉक्सिक इम्पैक्ट हमारे को झेलना पड़ता है। और आंखें तो मन का दर्पण है, शरीर का दर्पण है, रोग का भी दर्पण है। हम देखते हैं कि चिकित्सक कोई भी बीमारी हो, बुखार है तो भी आंखों को ऐसे करके देखते हैं, तो एक कुछ पैरामीटर्स हैं जो वहाँ से रिफ्लेक्शन मिलती है हमें शरीर की। तो आंखों के ऊपर इम्पैक्ट सबसे पहले जाता है। आज 2 दुविधाएं हैं हमारे सामने। छोटे बच्चों को संदर्भ में अगर मैं इस बात को बताऊं, प्रोफेशनल्स को भी इस चैलेंज को फेस करना पड़ रहा है, बट विशेष रूप से छोटे बच्चों के संदर्भ में टेक्नोलॉजी के इम्पैक्ट ने आंखों पर नेगेटिव प्रभाव डालना शुरू किया। पहली बात, वहाँ से ड्राइनेस, आंखों की मांसपेशियों की कमजोरी, नज़दीक का काम ज़्यादा करने के कारण उनकी जो मसल्स हैं वो जल्दी फटिग हो जाती हैं, टायर्ड हो जाती हैं, ये पहला प्रभाव। दूसरा, जो हमको ताकत मिलती है शरीर को, वो मिलती है हमारी डाइट से, हमारी खुराक से। तो खुराक के अंदर, हमारी डाइट के अंदर जो पोषक तत्व हैं वो बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि आज हर बच्चे को देखो, घर में जाएंगे आप, ब्रेकफास्ट पिज़्ज़ा से हो रहा है, लंच बर्गर से हो रहा है और डिनर कोल्ड ड्रिंक पे ख़त्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अनियमितता डबल मार कर रही है। ये तो सर एक अमूमन से बातचीत हो गई हर एक घर के अंदर। ये हर घर, ये मैं इसीलिए बताया विज्ञान के लाभ आने। अगर हम बैलेंसिंग अप्रोच से चलें, हम टेक्नोलॉजी पे काम करें लेकिन योग की शुरुआत करने के साथ, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें लेकिन अपने घंटे सीमित करने के साथ। प्रोफेशनल्स भी जो 6 बजे के बाद में 9 बजे से 6 बजे तक कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, 6 बजे के बाद में मोबाइल चालू हो गया, रात को सोने से पहले OTT प्लेटफॉर्म पे उन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो मूवी भी देखनी है। तो ऐसे भी लोग हैं जो 24 घंटे में से 18 घंटे स्क्रीन पे समय दे रहे हैं। तो आंखों पे तो बोझ आएगा ही आएगा। छोटे बच्चों के संदर्भ में विशेष बात कहना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी का सीमित समय निर्धारित कर दें। ये पेरेंट्स को तय करना है। पहले पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि पढ़ाई उतनी छोटी उम्र में हम आंखों को खराब करने की कॉस्ट पे स्वीकार कर सकते हैं क्या? तो बैलेंसिंग अप्रोच ही इसका एकमात्र उदाहरण है। टेक्नोलॉजी के स्क्रीन टाइम को फिक्स कर दें, 1 घंटा 2 घंटा, बस उससे ज़्यादा नहीं। दूसरी बात, डाइट में पोषक तत्वों को बढ़ाएं। और छोटे बच्चों के लिए विशेष तौर पर गाय का जो घी है जी, वो बहुत कारगर है। छोटे बच्चों में ऊर्जा ज़्यादा होती है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हैं, तो घी उनको कभी नुकसानदेह नहीं हो सकता। ग्रोइंग एज में अगर गाय का घी भरपूर और संपूर्ण मात्रा में बगैर तले देना है, कच्चा खिलाना है, दाल में डाल के, सब्जी रोटी चपाती में लगा के, तो उनके लिए पोषण का काम करेगा और आंखों के लिए विशेष तौर पे उनको बेनिफिट देगा। उसके अलावा फल, सारी हरी सब्जियाँ और वो जो अपना बेसिक इंडियन फूड है उसकी सपोर्ट मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है। तो इसी अप्रोच के साथ ही हम बचाव कर सकते हैं। मैंने भी जब ये जाना, अपनी पर्सनल लाइफ में भी जब देखा, मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक बिटिया है एक बेटा है, तो उनको भी ऑनलाइन क्लासेस करनी पड़ी और उसके बाद में बड़ी चैलेंजेस जब पेरेंट्स की तरफ से मैंने देखे पेशेंट्स के रूप में, तो मुझे लगा क्या वाकई में इतना कठिन है क्या?
तो मैंने घर में एक छोटा सा प्रयोग किया, हमने हमारे घर में से टीवी हटा दिया। क्या बात, क्योंकि टीवी में आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है, मैंने ऐसा महसूस किया कि अगर वो ना हो तो उसके अलावा भी हम जीवन को बहुत बेहतर तरीके से सुचारू रूप से चला सकते हैं। बिल्कुल पूर्णतः हटा दिया, सीमित नहीं किया उसको। और ये प्रयोग आज 3.5 साल हो गए हैं। कोविड के दौरान 2 महीने जब पूर्ण लॉकडाउन था उस समय जरूर टीवी चला, बट उसके बाद से ही वो हमारा टीवी बंद है, वो फंक्शनल नहीं है और मेरे बच्चे उसके बिना भी बेहतरीन जीवन जी रहे हैं। उनकी उल्टा मैंने देखा कि शारीरिक और बौद्धिक क्षमताएं बढ़ी हुई हैं। दूसरा हम क्या देखते हैं, जो बच्चे टीवी पे, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे ज़्यादा समय बिता रहे हैं उनकी बौद्धिक क्षमताएं सीमित हो जाती हैं, फिजिकल क्षमताएं सीमित हो जाती हैं, वो एक्टिव और अलर्ट नहीं रहते। तो ये जब मैंने खुद अपना के देखा, मैंने वापस मैं उसी पॉइंट पे आऊं, अगर एक लाइन में कहूं तो बैलेंसिंग ही इसका समाधान है। ऐसा कोई जादुई दवाई या फार्मूला नहीं है कि मैं 12 घंटे 15 घंटे स्क्रीन पे भी बिताऊं और मैं कोई एक गोली ऐसी खा लूं कि मैं सब स्वस्थ रहूं, ये संभव नहीं है। बैलेंसिंग यानी ही कि इसका सर आप ये कहना चाहते हैं कि जैसा मैंने शुरू में बताया था कि अगर आपको आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ चाहिए तो आपको एक तो सोच आपकी सकारात्मक होनी चाहिए और प्लस आपका खान पान बड़ा संतुलित होना चाहिए और आपकी जो डेली रूटीन लाइफ है, दिनचर्या, वो भी एक संतुलित होनी चाहिए, तभी एक इंसान स्वस्थ शरीर को अपने साथ में कैरी कर सकता है। जी सर, आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ होता है जीवन का विज्ञान। अगर हम इसे साधारण शब्दों में कहें तो जीवन को ठीक तरह से जीने का विज्ञान ही आयुर्वेद है। जी, तो इस बारे में आपका क्या कहना है सर? देखिए साहब, आयुर्वेद जब लिखा गया था 5000 साल पहले, तो उस समय किसी भी चीज़ को, किसी भी सिद्धांत को, संस्था को स्थापित करने के पीछे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। आयुर्वेद के भी ऑब्जेक्टिव्स थे और आयुर्वेद के जो विशेषज्ञ रहे उस समय, हमारे महर्षि जो थे, महर्षि चरक थे, सुश्रुत, या उनसे भी पहले जो भी रहे होंगे, क्योंकि स्क्रिप्ट रूप में तो महर्षि चरक से ही हमें उपलब्ध होता है। तो आयुर्वेद को लिखने के 2 उद्देश्य, 2 ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए। पहला ऑब्जेक्टिव था स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। इसका शाब्दिक अर्थ है कि स्वस्थ आदमी के स्वास्थ्य की रक्षा करना। यानी कि आयुर्वेद मूल रूप से बीमार लोगों के लिए नहीं लिखा गया, उन लोगों के लिए लिखा गया है जो स्वस्थ हैं और हमेशा स्वस्थ बने रहना चाहते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव लिखा गया कि फिर भी किसी वजह से, मौसम के कारण या कोई और हालात बन जाएं, कोई नेचुरल बारिश अंधड़ की वजह से, कोई किसी भी वजह से चोट लगने के कारण अगर कोई बीमारी आ भी जाए तो उसका इलाज कैसे करना है, यानी कि आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ये बिल्कुल टाइटल क्लियर था। पहला और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था स्वस्थ आदमी के स्वास्थ्य की रक्षा करना और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव था बीमार आदमी का ट्रीटमेंट करना। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी आज मॉडर्न साइंस जो जिस सिद्धांत पे काम कर रही है, जब मॉडर्न विज्ञान की स्थापना हुई, चिकित्सा विज्ञान की, उनका ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर था, सिर्फ और सिर्फ बीमार की चिकित्सा करना। दोनों में मूलभूत अंतर है। मॉडर्न साइंस कहती है कि आप जो मर्जी करो, बीमार हो तो हमारे पास आओ, हम इलाज करेंगे। मूलभूत सिद्धांत ही है। हालांकि आज भी डाइटिशियन और जो बचाव के तरीके हैं अपनाने लग गए हैं, एक बड़ा बदलाव उधर भी देखने को मिलता है, लेकिन फंडामेंटल जो स्थापित हुआ था आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, वो बीमारियों की चिकित्सा के लिए स्थापित हुआ था। बट आयुर्वेद बीमारियों से बचाने के लिए, और अगर किसी वजह से बीमारी आ जाए तो उसका इलाज करने के लिए भी। तो एक बड़ा अंतर है। इसीलिए जब स्वास्थ्य के रक्षण की बात की, स्वस्थ आदमी को हेल्दी मेंटेन करने के लिए बात की, तो स्वस्थ की पहले उन्होंने परिभाषा लिखी कि स्वस्थ क्या होता है। समदोषो समअग्नि समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थिति अभिधीयते। ये बिल्कुल क्लियर है, हजारों साल पहले लिखा। WHO ने इसका पार्शियल माना 20%, फिर 50%, फिर 75%, आज पूर्ण रूप से मानने लग गई है। देखिए, हम घूम फिर के उन्हीं सिद्धांतों पे जा रहे हैं। जाना पड़ेगा, कुदरत के साथ आत्मसात करना पड़ेगा। बैलेंसिंग इज द ओनली सॉल्यूशन। इस शब्द का, इस श्लोक का मैं अर्थ अगर बताऊं, जिसके दोष सम है, जिसकी अग्नि सम है, यानी कि भूख सही समय पे लगती है, पाचन ठीक होता है, जिसकी सारी धातुएं सही हैं, हड्डी मांस रक्त जो पूरी प्रॉपर बैलेंसिंग स्टेज में काम कर रही हैं, जिसकी आत्मा प्रसन्न है, जिसका मन प्रसन्न है, और जिसकी सारी इंद्रियां, आंख कान नाक जिह्वा त्वचा, ये सही तरीके से अपना काम कर रही हैं, किसी तरह की कोई बाधा ना हो। क्योंकि लाइफ, मतलब वात पित्त और कफ, ये जो 3 दोष बताए गए सर, आप इन्हीं 3 दोष की बात कर रहे हैं? मैं इन्हीं 3 दोषों की बात कर रहा हूँ। ये दोष तो इसलिए कहे गए हैं क्योंकि ये धातुओं को खराब करते हैं, हमारी बॉडी को। अगर ये इनमें बैलेंसिंग गड़बड़ा जाए तो ये हमारी बॉडी को बीमार करते हैं, इसलिए इनको दोष कहा जाता है। अदरवाइज तो ये बॉडी का ही एक अभिन्न पार्ट है, ये एक फंक्शनल यूनिट है जो शरीर को चलाती है। इसकी बैलेंसिंग को जब तक हम नहीं समझेंगे, वो आयुर्वेद का एक थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है। आम आदमी के संदर्भ में मैं सिर्फ इतना एक लाइन में अगर बताऊं, तो कुछ लोगों की आपने देखा होगा जो दिन में 10, 12, 15 कप चाय पीते हैं, बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, कुछ नहीं बिगड़ता उनका। कचौरी भी खाते हैं, समोसे भी खाते हैं, वो स्वस्थ हैं, कोई बड़ी समस्या नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसे भी लोग देखे होंगे, गलती से आधा कप चाय जबरदस्ती से किसी दोस्त ने पिला दी, मुंह में छाले हो गए, पेट में एसिडिटी होगी, दवा लेनी पड़ी। जी हाँ, अक्सर देखा जाता है। कोई भी चीज जनरलाइज्ड नहीं हो सकती, ये आयुर्वेद का पहला फंडामेंटल है। आपकी प्रकृति मेरी प्रकृति अलग होगी,
जो चीज़ मुझे सूट करेगी जरूरी नहीं आपको भी सूट करे। तो प्रकृति को पहचानने का टेक्निकल में ना जाके अगर मैं सामान्य लेमेन्स लैंग्वेज में बताऊं दर्शकों को समझने के हिसाब से, कि हम अपने बॉडी से पूछें, आज जैसे हमने भिंडी की सब्जी खाई तो पेट फूल गया, गैस बन गया, मतलब भिंडी तंग कर रही है, हमें सूट नहीं कर रही। आज हमने भिंडी की, दूसरे व्यक्ति ने खाई, उसको सूट कर रही है, वो भिंडी की सब्जी खाई, ये भिंडी की सब्जी थोड़ी कम खाए। ये हमें कुदरत इशारा कर देती है। हमें हमारे शरीर से पूछना है, जबान से नहीं पूछना किस चीज़ में आनंद आया। शरीर से लौकी की सब्जी खाने के बाद अगर पूरा दिन बेहतरीन बीते, एनर्जी अच्छी रहे, पेट में कोई गड़बड़ ना हो, तो इसका मतलब लौकी की सब्जी हमको सूट कर रही है। तो प्रकृति को ऐसे समझना है, हमारी सूटेबिलिटी क्या है, हम कहाँ किस कैटेगरी में फिट हो रहे हैं, उस हिसाब से अगर हम अपनी दिनचर्या को धारण करें समझ के, तो ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। वो भी कचौरी खा रहा है तो मैं भी कचौरी खाऊंगा, उसको शायद तकलीफ ना आए, मुझे तकलीफ आ सकती है। इस बात को समझने की जरूरत है, यही आयुर्वेद का संदर्भ है। और जो पहला उद्देश्य है कुलदीप जी जो लिखा गया, मैं वापस उस पॉइंट पे आऊं, अगर उसका हम प्रचार करें, उसकी अगर मूलभूत हमारी जो हेल्थ पॉलिसीज हैं उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन हो, जो भारत सरकार है अभी हमारी कर भी रही है, आयुर्वेद के प्रति रुझान लोगों का बहुत बड़ा है और काम हुआ है, उसकी इंटीग्रेशन भी हो रही है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स में। मेरा ऐसा मानना है कि हेल्थ के प्रिंसिपल्स को, आयुर्वेद के हेल्थ के प्रिंसिपल्स को अगर आम धारणा में अपना दिया जाए तो हमारे लोगों का बहुत सारा जो बजट, देश का जो बहुत सारा बजट जो बीमारियों के इलाज में खर्च होता है, शायद उससे हम बच सकते हैं। सर मैं इसी बात पे एक मेरा प्रश्न है सर, अक्सर अमूमन जब भी कोई इंसान बीमार होता है तो वो सबसे पहले एलोपैथी ट्रीटमेंट के लिए जाता है, क्योंकि जैसे आयुर्वेद का नाम आता है उसके दिल और साथ में दिमाग में एक पिक्चर चलने लगती है जिसके अंदर ढेर सारी कड़वी दवाइयाँ और साथ में ढेर सारा परहेज सामने आता है कि भाई बहुत सारी कड़वी दवाइयाँ लेनी होगी और हमें ढेर सारा परहेज करना पड़ेगा। तो क्या ये सत्य है या ये एक भ्रांति है? अगर ये सत्य है तो ये कितना सत्य है, या आपका इसके बारे में क्या कहना है? आपका ये प्रश्न बहुत ही सही है, समझने वाला है और आज के संदर्भ में बिल्कुल लॉजिकल है कि लोगों के दिमाग में आज भी कई दफ़ा वो धारणा बनी हुई है कि भाई कड़वी दवाइयाँ, लंबा इलाज, ढेर सारे परहेज। मैं इस प्रश्न के पीछे जाना चाहूँगा एक बार जी। अगर हम बीमारियों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दें, एक तो भी हम बीमारी वो होगी जो हमें बाहर से मिली, मेरे शरीर में कोरोना वायरस गया, कोई बैक्टीरिया गया, टीबी हो गया, कोई संक्रमण बाहर से आ जाए, इन्फेक्शन के रूप में आए, या फिर कोई चोट लग जाए, तो एक तो कैटेगरी ऑफ डिजीज वो है। दूसरी कैटेगरी ऑफ डिजीज वो है कि बाहर से कुछ नहीं आया बट अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ हो गई और ये जो ह्यूमन मशीन है हमारी, इसके चलने की क्षमता में कोई नुक्स आ गया, कोई गड़बड़ आ गया। क्या तो किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देगी, लीवर सही तरीके से काम करना बंद कर सकता है, या हार्ट या कोई और ऑर्गन जो कि अंदरूनी है, जिसका बाहर के किसी फैक्टर के साथ कोई संबंध नहीं है। इन दो कैटेगरीज को अगर मैं डिफाइन करूं तो पहला पार्ट है इमरजेंसी का, एक्यूट कंडीशन का, जहां सिम्टम्स त्वरित आते हैं। अभी चोट लग गई, सिर फट गया, घुटना फूट गया, हड्डी टूट गई, ये एक एक्यूट कंडीशन है, इमरजेंसी की कंडीशन है। यहां त्वरित लाभ देने वाली चिकित्सा कारगर ही है, वही करनी पड़ेगी। आयुर्वेद में भी पुराने समय पे वही की जाती थी, जो समय के साथ इवॉल्व होके मॉडर्न मेडिकल सिस्टम ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बहुत बेहतरीन बना दिया। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी ऑफ डिजीज है, लाइफस्टाइल डिजीज, जो अंदर की गड़बड़ के कारण आती हैं, मैं एक बात यहां बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि हमारा मॉडर्न साइंस आज भी उन सब विधियों को, सारी टेक्नोलॉजी को अपनाने के बाद भी रोग का मूल निवारण नहीं कर पा रहा। हाँ, क्विक फिक्स जरूर मिल रहा है। आज मेरे हार्ट में पेन हुआ, मैंने एक टैबलेट खाई, मुझे हार्ट पेन में आराम मिल जाएगा। एसिडिटी हुई, मैंने खाई, आज गोली मैंने खाई, एसिडिटी में आराम मिल जाएगा। ठीक तो नहीं हुई, कल वापस गोली खानी पड़ेगी, चाहे बीपी है, शुगर है, थायराइड है, अस्थमा है, कोई भी लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड डिजीज जो बॉडी के अंदर हुआ। यानी कि जड़ से इलाज संभव नहीं है। जड़ से इलाज कहाँ संभव हो पा रहा है? जड़ से इलाज संभव करने के लिए वही बात है कि हमें मूल सिद्धांतों की ओर लौटना पड़ेगा, दिनचर्या में बदलाव करना पड़ेगा, खाने पीने की अपनी प्रकृति के अनुसार जो चीजें हैं उनका चयन करना पड़ेगा। फिर आई चिकित्सा की बात कि आयुर्वेद की जो औषधियां हैं, पहली बात तो वो निरापद हैं, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरल हैं। नेचुरल फॉर्म के जो केमिकल्स बॉडी में जा रहे हैं वो कोई दूसरा हार्म, ऐसा नहीं है कि भाई एक बीमारी तो ठीक हुई नहीं, दूसरी बीमारी और साथ में पनपने लग गई साइड इफेक्ट की वजह से। तो आयुर्वेद में ये समस्या कम से कम नहीं है, अगर सही परामर्श के साथ लिया जाए। दूसरा आपका जो प्रश्न था, प्रश्न ये था कि भाई आयुर्वेद के काढ़े उबालने और ये सब झंझट वाला जो पार्ट है, बहुत सारा परहेज करना पड़ता है, बहुत सारी कड़वी दवाइयाँ। देखिए, आयुर्वेद भी समय के साथ इवॉल्व हुआ है और बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने मॉडर्न टूल्स को अपनाते हुए ऐसी औषधियां तैयार कर दी हैं जो रेडी टू यूज हैं। एक चम्मच सिरप मिलाया, पिया पानी के अंदर, या उनके एक्सट्रैक्ट की टैबलेट्स बन गई हैं। और सारी दवाइयां कड़वी नहीं होती हैं, ये भी एक धारणा है। जैसे किसी का पोषण करना है, मुनक्का से बनी हुई चटनी देनी है तो मुनक्का तो मीठी ही है जी। कोई और शतावरी जैसे हमें देना है किसी को तो वो भी मिठास वाली होती है। बहुत सारी दवाइयों में बच्चों के अंदर शरबत पिलाए जाते हैं उनकी बीमारी को ठीक करने के लिए। तो पेशेंट की कंडीशन
रोग की अवस्था के हिसाब से दवा का चयन है। और आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी उपलब्धियां सुलभ अवस्था में उपलब्ध हैं, बहुत सारी औषधियां जिनका पेशेंट को पता भी नहीं चलेगा, जैसे अंग्रेजी दवा लेते हैं ऐसे ली जा सकती हैं। लेकिन आयुर्वेद मूल रूप में बीमारी को ठीक करने में सक्षम है, यही उसकी ताकत है, यही उसकी ताकत पहले भी थी और आगे आने वाले समय में भी। जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आ रहा है चिकित्सा विज्ञान के सामने, वो है लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड डिजीज। जैसे पर्टिकुलर डायबिटीज की हम बात करें, एक रोग की अगर हम बात करें, मैं आईडी नेत्र विशेषज्ञ हूं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम सिर्फ डायबिटीज की बात करें तो पूरे विश्व में आज डायबिटीज को, भारत को डायबिटीज का कैपिटल बोल रहे हैं। सर एक सेकंड में आपको रोकना चाहूंगा। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों के इस चीज की बीमारी होती है उसका सबसे पहला इफेक्ट आंखों के ऊपर ही पड़ता है, तो ये आपस के अंदर कनेक्टिविटी में है? बिल्कुल कनेक्टिविटी है सर, क्योंकि जितनी लंबी डायबिटीज होगी, पूर्ण तरीके से कंट्रोल नहीं होगी, अनकंट्रोल्ड फ्लक्चुएशंस के साथ अगर शुगर रहेगी किसी भी रोगी को, तो 2-5 साल के बाद में वो आंखों पर, किडनी पर और बॉडी की जो नर्वस सिस्टम है हमारा, उसके ऊपर प्रभाव डालना शुरू कर देती है। और आंखों में प्रभाव ऐसा आता है कि ब्लड लीक करते करते बाद में नसों को भी सुखा देता है और कंप्लीट ब्लाइंडनेस आ सकती है। ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। लेकिन डायबिटीज को हम ठीक करने के बारे में कम सोच रहे हैं, कंट्रोल करने के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। आज के संदर्भ में, मैं मॉडर्न चिकित्सा के संदर्भ में बात करूं तो अच्छे चिकित्सक जो हैं वो सलाह देते हैं साथ में, घूमना फिरना शुरू करो, डाइट पे कंट्रोल करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। बहुत अच्छा है, होना ही चाहिए, क्योंकि पूर्ण समाधान तो वहीं से मिलेगा। आयुर्वेद की औषधियां बचाव की बात करती हैं, अरे भाई पहले ही कुछ ऐसा कर लो कि डायबिटीज की नौबत ही ना आए, ये ज़्यादा अच्छा है। मैं बीमार पड़ूं और उसके बाद दवाई लूं, इससे ज़्यादा अच्छा है मैं बीमार ही ना पड़ूं। तो जहां हमारे बाजार के अंदर आज एक शब्द प्रचलित है, हेल्थ इंश्योरेंस, कि भाई पहले ही अपना इंश्योरेंस करा के रखो, बीमारी आएगी तो अपनी पॉकेट से खर्चा नहीं लगेगा। मैं आयुर्वेद के संदर्भ में अपने दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि आयुर्वेद ऑफर्स यू हेल्थ अश्योरेंस, हेल्थ पक्का मिलेगी, जो बीमारी आएगी ही नहीं। यही आयुर्वेद की खूबसूरती है और यही आयुर्वेद की कहा जाता है कि इंसान के शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं उन सभी में से सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय आंखें होती हैं, और ऐसा आयुर्वेद का भी मत है, और साथ में आयुर्वेद इस सिद्धांत पे बहुत जोर देता है। ये बात कितनी सत्यता है सर? ये बात बिल्कुल सही है सर। आयुर्वेद में लिखा हुआ है सर्वेंद्रियाणाम नयनम प्रधानम। सभी इंद्रियों में 11 इंद्रियां हमने मानी हैं, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां, 5 हमारी कर्मेंद्रियां और एक उभय इंद्रिय बोलते हैं, डबल इंद्रिय है जिसको मन कहते हैं। ये 11 इंद्रियों में सबसे ज़्यादा प्रधानता अगर है तो वो आँख की है। मैंने जैसे पहले भी बताया कि दृष्टिम च नष्टा विविधम जायत च जगत तमोमयम एक रूपम। अगर जिस व्यक्ति की दृष्टि नष्ट हो जाए, पूरा संसार सारी सुविधाओं के होने के बावजूद भी उसको अंधकार रूप में दिखता है। मैंने एक दिन अपने पर्सनल जीवन में भी इन सब भावों को गहराई से महसूस करने के लिए एक प्रयोग किया। मैंने एक दिन 3 घंटे के लिए अपनी आंखों में पट्टी बांध ली पूरा दिन जी। तो मैंने महसूस किया कि मेरा मरीज क्या महसूस करता है। बहुत कठिन था, बहुत जटिल था और बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला था। मैं 3 घंटे के लिए छटपटा रहा था। तो जो रोगी जिनको आंखों में प्रॉब्लम है, परमानेंट डिजीजेज आ चुके हैं, ब्लाइंडनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका क्या हाल होगा? तो बहुत बड़े चैलेंजेस हैं हमारे सामने। दृष्टि, इसीलिए आंख महत्वपूर्ण है और यही मेरी मूल वजह थी इस नेत्र विशेषज्ञता को अपनाने की। और आयुर्वेद का जो प्लस पॉइंट है इसमें वो ये है कुलदीप सर कि रोग जड़ से खत्म होगा। अब जैसे डायबिटीज की वजह से जो आंखों में बीमारी आती है, जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, उसमें ब्लड वेसल्स में से ब्लड लीक होता है। एलोपैथी में, कन्वेंशनल सिस्टम में उसका सॉल्यूशन कुछ लेजर ट्रीटमेंट और इंजेक्शन हैं। इफेक्टिव हैं, कारगर हैं, तुरंत रूप से प्रभावकारी हैं, कोई संदेह नहीं है इस बात में। लेकिन पूर्ण निराकरण नहीं कर सकते। थोड़े समय तक उसका असर रहेगा, बाद में दूसरी जगह से फिर ब्लड लीक करने लग जाएगा, वही प्रोसेस रिपीट होने लग जाएगा, बार बार रिपीट होने लग जाएगा। जबकि आयुर्वेद में ही उसी मेथड को अगर ट्रीटमेंट को किया जाए, पहली बात नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट, कोई लेजर नहीं करना, कोई इंजेक्शन नहीं लगाना, कोई चीरफाड़ नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, मेडिसिनल पार्ट है। दूसरी बात, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तीसरी बात, कॉस्ट इफेक्टिव की अगर बात करूं, लंबी अवधि में देखा जाए, जहां ट्रीटमेंट अगर पेशेंट एलोपैथी में बहुत लंबे, क्योंकि उसको तो बार बार लेना पड़ेगा, आयुर्वेद में कुछ समय तक करने के बाद में लेना ही नहीं पड़ेगा। सर आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? आपकी हॉबीज के बारे में जानना चाहेंगे। मेरी हॉबीज में सर, मुझे एक तो पर्यटन बड़ा पसंद है, जब भी समय लगता है ट्रैवलिंग, और जो दर्शनीय स्थल हैं, धार्मिक भी आ गए और वैसे पर्यटन की भी आ गई, उन जगहों पे जाना, उन लोगों से मिलना जुलना। जैसे पहली मेरी शुरुआत जब हुई थी, मैं केरल गया एकदम से, तो वहाँ की भाषा, वहाँ के रंग रूप, वहाँ के माहौल में जब ढला, तो वहीं से वो पर्यटन की सुखद अनुभूति भी मुझे महसूस होनी शुरू हुई।
और उसके बाद में मैंने इसको अपना जब भी समय मिलता है 2 दिन 4 दिन का मैं कोशिश करता हूँ। सर जैसा आपने बताया कि सर आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की और सर आपके पास में बहुत लंबा अनुभव है और साथ में इस वक्त क्योंकि आयुर्वेद यानी कि शरीर का पूरा कायाकल्प करने वाला सिद्धांत है आयुर्वेद, तो आज के जो यूथ हैं आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर आज के यूथ के लिए मेरा सबसे बड़ा मैसेज तो यही है कि हम चाहे वो आँख के संदर्भ में हो, हेल्थ के संदर्भ में हो या अदरवाइज भी जीवन के संदर्भ में हो, जब एक मनुष्य जन्म हमको मिला है, क्योंकि आयुर्वेद में एक थोड़ा सा फिलोसफिकल थॉट भी है जी। मनुष्य जन्म जब हमको मिला है तो उस जीवन में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो एक ही है और वो है जीवन खुद। बाकी सब चीज़ें गौण हैं, सेकेंडरी हैं। और पुराने कहावतों के रूप में भी कहा जाए तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख हाथ में माया, ये ऐसे 10 सुखों की एक लिस्ट है जो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हमको बताते आए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। वहाँ पे भी जो सबसे पहली प्रायोरिटी है वो हेल्थ को दी गई है। जीवन अपने आप में महत्वपूर्ण है सर, वो सुखी हो वो। और इसमें 2 भाव, मैं एक बात और बताऊं, आयुर्वेद में भी इस बात का जिक्र आया। जब एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा था कि जब आयु नियत है, फिक्स है, किस व्यक्ति की मृत्यु कब होनी है ये निर्धारित है, तो फिर बीमारियों का इलाज करने का लाभ क्या है? या तो ये अपने आप ठीक हो जाएंगी या फिर ये मृत्यु को मार देंगी, रोगी को मार देंगी, मृत्यु आ जाएगी। तो वहाँ गुरु ने बताया, ये चरक संहिता के विमान स्थान में बिल्कुल निर्दिष्ट है, ये मेरा थॉट नहीं है, ये आयुर्वेद के किसी आज के जो एक्सपर्ट हैं उनका थॉट नहीं है, ये आचार्यों का लिखा हुआ थॉट है कि युक्ति के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा दैव को भी जीता जा सकता है। क्या बात है सर, यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि इंसान को अपना संतुलित खान पान रखना चाहिए, अपनी एक सकारात्मक सोच रखे ताकि उसका आने वाला हर दिन बहुत अच्छा बीते और एक उसको अपनी संयमित दिनचर्या रखनी चाहिए। सर आज आप हमारे बीच में पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करते हैं। और जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अब घड़ी की सुइयां अब हमें इशारा दे रही है, अब हमारा चलने का वक्त हो चुका है। पर जाने से पहले मैं आपको इतना बताना जरूर चाहूँगा कि अब आप आपके पसंदीदा कार्यक्रम धरती धोरारी को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है और साथ ही दिए गए लिंक पे क्लिक करना है। इसके अलावा आप हमसे फेसबुक और साथ में ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो फिर देरी किस बात की है, आप जुड़िए हमसे ट्विटर और साथ में फेसबुक के माध्यम से, और बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे एक अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।